हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो एंड ये है पल्लवी एंड आई विल बी योर को-होस्ट फॉर दिस वीडियो। क्या आपको याद है कि 2012 में वरुण धवन ने डेब्यू किया था करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ में, जिसके अंदर वो दुनिया भर के स्पोर्ट्स खेला था। तुम्हें याद है कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली ही वाज रनिंग और बहुत सारे स्विमिंग, साइकिलिंग, सब कुछ था, हर तरह का स्पोर्ट उसके अंदर था। बट उसके अंदर कंपटीशन स्पोर्ट से ज्यादा लड़की को लेके था। एक लड़की के पीछे जो कंपटीशन चल रहा था, दो दोस्तों के बीच का, वो था। अभी 14 साल बाद वरुण धवन के करियर ने एक फुल सर्कल ले लिया है, क्योंकि फाइनली उसने अपनी ही डेब्यू मूवी का एक पार्ट 2 बनाया। बस फर्क इतना है कि इस बार सेटिंग स्कूल में नहीं, इंडिया की और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। और एक्चुअली द फनी पार्ट इज कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा ट्राई किया है टू पंप इन पेट्रियोटिज्म एंड टू मेक पीपल क्राई, बट क्रिंज ही हो रहा था। मतलब एंड आई डोंट थिंक ये खाली हम दोनों का फीलिंग था थिएटर में। आई थिंक एवरीवन वाज थिंकिंग कि क्या बनाया है। सो द थिंग इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट मोस्ट इज कि किस तरह इस मूवी के अंदर जबरदस्ती का सनी देओल को एक तो चिल्लाते हुए दिखा दिया। हर सीन जब सनी देओल दिखता है वो सिर्फ चिल्लाता है, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए चिल्ला रहा है। लोगों को बस वो पनिशमेंट भी दे रहा है तो भी चिल्ला रहा है कि इधर जाके 10 माइल भागो। अरे हाँ। मतलब इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इतना चिल्लाते हुए? उसको इस उम्र में इतना चिल्लाएगा, परेशान हो जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा बेचारा। तो वैसे तो इस मूवी को मार्केट किया गया था इस तरह दिखा के कि ये मूवी की जो जंग है वो बॉर्डर 1 की जंग के साथ में साइमल्टेनियसली चल रही है, एक अलग एंड पे, एक अलग बैटल फील्ड में। लेकिन इसके अंदर इतना बेकार से इन्होंने डायरेक्शन किया है, इतने कंटिन्यूटी जर्क से। सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सनी देओल जो बॉर्डर 1 में खुद एक बैटल फील्ड पे था, वो इस मूवी के अंदर और 2 बैटल फील्ड्स पे आ जाता है। पहले अपने खुद के बैटल फील्ड पे, फिर वरुण धवन जहाँ पे था उस बैटल फील्ड पे। बट द थिंग इज क्या होता है ना कि वो इतनी अनरियलिस्टिक है, इट जस्ट शोज कि ऑब्वियसली फिल्म बनाने के टाइम पे अनाउंसमेंट हो गई, फंडिंग भी हो गई, लेकिन देयर वाज नो थॉट प्रोसेस। कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। एक ऐसी स्क्रिप्ट बना दी थी जो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेट अराउंड द सेम टाइम, गिव और टेक, और एंड देयर वर 2 पैरेलल बैटल्स दैट वर हैपनिंग। सनी देओल वाज इन बोथ द बैटल्स एट द सेम टाइम। स्टोरी में कभी ऐसा दिखाते हैं कि AK-47 चल रहा है, जबकि वो जो कि उन दिनों वो था नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोग इंडियन सोल्जर्स को और इंडियन आर्मी को इतने मैसिवली अंडर प्रिपेयर्ड दिखा रहे थे। लाइक अगर तुम्हें दिखाना ही है कि इंडियंस हैव वन दैट बैटल, व्हिच दे डिड ऑफ कोर्स, एटलीस्ट पोर्ट्रे सम रियलिस्टिक नंबर्स। लाइक पाकिस्तानी आर्मी हैज टैंकर्स, दे हैव अ पूल ऑफ आर्सेनल, दे आल्सो हैव अ ह्यूज आर्मी, और इंडियन आर्मी के पास 100-150 लोग हैं। तो कम ऑन, रियलिस्टिक तो कुछ तो रियलिस्टिक करो। तो मतलब इतनी ज्यादा इलॉजिकल थी मूवी कुछ टाइम पे। तो एक याद है बिगिनिंग का एक सीन था, सनी देओल एक पेड़ के पीछे खड़ा होता है और अपने लेफ्ट वाले से, अपने कॉमरेड को बोलता है कि तुम ऐसे घूम के जाओ, फिर राइट वाले को बोलता है तुम ऐसे घूम के जाओ। जब राइट वाला घूम के आगे पहुंचता है तो उसको एक पाकिस्तानी सोल्जर गोली मारने वाला होता है, और सनी देओल पता नहीं कहाँ पे उसके पीछे पहुंच के वो पाकिस्तानी सोल्जर को गोली मार देता है, और फिर नेक्स्ट शॉट में सनी देओल वापस इधर आ जाता है। और वो तो सनी देओल के कैरेक्टर एक ऐसे कैरेक्टर है जो यहाँ पे इतना इंटेंस ब्लडशेड हो रहा है, ग्रेनेड्स उड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं एयर स्ट्राइक्स हो रही है, वो आदमी को एक गोली नहीं लगी, एक खरोच नहीं आया। हिज स्किन वाज पिंक, पीची पिंक। लाइक थोड़ा तो रियलिस्टिक करो भाई। धूप में चलो गोलियों से कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट धूप से थोड़ा सा तो टैन पड़े। मतलब देयर वाज नो, ऑब्वियसली एंड आहान शेट्टी विदाउट हिज बियर्ड एंड ऑल, ही लुक्ड वेरी डिफरेंट। बट ही ऑल्सो, आई थिंक, पता नहीं ये डेलिबरेट था या क्या था, he tried to sound a lot like his father and his character, it added no gravitas to the story. वो और सबसे फनी था कि संदेशे आते हैं तो एक तो ज़बरदस्ती डाल दिया, सेकेंडली वो लोग इन द मिडिल ऑफ अ फुल ब्लोन वॉर, क्या बोलने वाले थे वो, क्या था हमारा शिप में, नहीं एयर स्ट्राइक होने के कुछ सेकेंड पहले ही जो हमारी INS है उसके ऊपर सारे कैरेक्टर्स नाचे जा रहे हैं। लाइक लिटरली देयर इज अ फुल ब्लोन वॉर, दे डू नॉट हैव द मीन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अगर कुछ भी हो, एयर स्ट्राइक होने के कुछ ही सेकंड्स पहले वो लोग संदेश से आते में है नाच रहे। लाइक हाउ अनरियलिस्टिक डज वन हैव टू बी टू अंडरस्टैंड कि ऐसे आप 2026 के ऑडियंस को, सिनेमा फॉरवर्ड, नरेटिव फर्स्ट ऑडियंस को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। लाइक दिस इज सो स्टूपिड
And फिर this constant fighting and competition between these three characters, वरुण धवन's character, दिलजीत's character and आहान शेट्टी's character, इतना funny था वो. मतलब एक बार आप एक चीज़ कर रहे हो, चलो थोड़ा एक impact है, दूसरी बार तो हम भी हंसे थे, if I'm not mistaken. और चौथी बार अरे हो गया भाई, you pulled a joke, it worked, move on. Actually, the reason why I called this movie a second part of the first स्टूडेंट ऑफ द ईयर इज बिकॉज क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ को कैरी किया है, ऐसा कोई भी एकदम सीरियस सीन के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम फनी सा चलाने लग जाते हैं, अचानक से कहीं भी गाने स्टार्ट हो जाते हैं, और या तो बहुत मेलोड्रामेटिक है या तो बहुत ही हाई पिच से हाई फन टू ट्राइंग टू बी फन कूल है. इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर इज नो रिसर्च, देयर इज नो होमवर्क, देयर इज नो जेन्युइन वो कहते हैं ना चाह होना कि हाँ ये दिस मूवी शुड रेजोनेट विद द मासेस, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ कैश ग्रैब स्कीम. एक्टर्स आर सो नॉट इनटू इट क्योंकि फनी लग रहे हैं. लाइक लिटरली दिलजीत's कैरेक्टर क्या मेरे एयर उसने अपना ये क्या मास्क निकाल दिया क्योंकि उसको अपनी शक्ल दिखाई थी, डॉग फाइट चल रही थी कॉम्बैट के बीच में वो अपना मास्क खोल के बैठा है. प्लीज मेक इट मेक सेंस. सो बेसिकली इस फिल्म में बहुत सारी स्टूपिड चीजें भी है, जैसे कि एक दिया को इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि इस मूवी के अंदर बहुत सारी स्टूपिड चीजें ही हैं और बहुत ही कम शायद ऐसा होता है कि देख के ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा था. एक जो अच्छा था ना, मैं बोलूंगा एक जोक था जो सनी देओल बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बीस्ट बुलाने की, वो एक अच्छा जोक था. टाइमिंग भी थी उस जोक की. सो द थिंग इज क्या होता है, लाइक ही सेड, बहुत ही कम चीज़ें हैं दैट लैंड, बहुत ही कम चीज़ें हैं दैट मेक्स एनी सेंस, बट डालना तो है ही और इमोशनल बेटिंग भी करनी है ना. सो एक दिया होती है जो प्रोवर्बियल दिया ऑफ होप होती है, राइट? उसको इन द मिडल ऑफ अ फुल ब्लोन प्रॉपर वॉर उस दिए को जला के रखने के लिए एक हाई रैंकिंग ऑफिसर खाने का चूल्हा में, जो ऑब्वियसली सोल्जर्स इफ दे आर नॉट वेल फेड दे कैन नॉट फाइट, राइट? वहाँ से वो तेल लेके जाके वो दिया को बचाने के लिए उन्होंने पूरा एक कैनिस्टर तेल ले लिया जस्ट टू सेव वन दिया, राइट? एंड दैट इज नॉट ऑल. द थिंग इज जस्ट टू सेव दैट वन दिया, वो सेम ऑफिसर बाद में जाके अपनी जान भी दे देता है उस दिए को, सिर्फ उस दिए को जलता हुआ रखने के लिए, और इवेंचुअली जब वो मर जाता है तो उसी का खून उस दिए में जाके जलने लग जाता है. पहली बात तो खून जलता नहीं है, खून इज समथिंग दैट डज नॉट बर्न एट ऑल. और ऐसे भी बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें थे बहुत फनी थे, जैसे कि आहान शेट्टी के कैरेक्टर जो है उनकी बेटी ने एक स्केच बनाया था ऑफ माँ दुर्गा, दैट वाज राइट बिफोर ही वाज गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वॉर, राइट? और क्या होता है जब उनका इक्विपमेंट इन द मिडिल ऑफ द सी काम नहीं कर रहा होता है, बिकॉज वो एक नेवी ऑफिसर होते हैं, ओके? और जब वो काम नहीं कर रहा होता है उनके बीच में वो बोलते हैं डोंट वरी, अपने कैडेट को बोलते हैं डोंट वरी, वो निकालते हैं वो जो दुर्गा माँ का जो स्केच उनकी बेटी ने बनाया था वो इक्विपमेंट के ऊपर लगाते हैं, बस इक्विपमेंट काम करना चालू, और क्या चाहिए? बस और जरूरत ही क्या है फिर इंजीनियर्स की या किसी भी चीज की, बस मैं तो बोलता हूँ दुर्गा माँ की ड्राइंग ही भेज दो, फिर वही जंग जीत लेंगे, और क्या हमारी क्या जरूरत थी, मूवी भी क्यों बनाई? लेकिन आर्ग्यूएबली मेरे को लगता है कि आहान शेट्टी का जो ट्रैक था मूवी के अंदर, दैट वाज द वीकेस्ट ट्रैक इन द एंटायर फिल्म. ऑल फोर ऑफ द कैरेक्टर्स अगर हम देखें, सनी देओल, फिर अपना दिलजीत या वरुण धवन या आहान शेट्टी's ट्रैक वाज द वीकेस्ट. एंड उसके बाद में दिलजीत का जो ट्रैक था वो व्हाइल इट वाज नॉट द वीकेस्ट वन, बट दिलजीत को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि दैट ही इज वेरी मच ट्राइंग हार्ड टू मेक इट वर्क, बिकॉज उससे इमोशंस नहीं निकाले जा रहे थे. एंड वरुण धवन से तो इमोशंस वैसे भी नहीं निकलते हैं, उसके थोपड़े पे किसी ने वरुण धवन की हरियाणवी, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट rich kids as characters from heartland India. Literally reality और जो डिपिक्शन हुई है फिल्म में कोई कनेक्शन ही नहीं है. Like it's so stupid. Like I cannot emphasize just how stupid the film is. कोई आप कभी कभी देखोगे CGI इतनी laughable है, especially जो आहान शेट्टी का जो obviously whole वो नेवी का जो ट्रैक है उनका, उसमें जो CGI है is laughable. Yes. Like it looks like some किसी कॉलेज स्टूडेंट का वो प्रोजेक्ट था और बस वही सबमिट करके आ गया थिएटर्स में, बिकॉज पता चल रहा है. एंड ग्रीन स्क्रीन में कितना सारा काम हुआ है, कितना ज्यादा ग्रीन, मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द मूवी वाज
ग्रीन स्क्रीन, मतलब बोल आप बस देखोगे और बोलोगे कि ये ग्रीन स्क्रीन पे। एक पॉइंट पे तो ऐसा भी हो गया था कि ग्रीन स्क्रीन की उन लोगों ने रोटोस्कोपी इतनी गंदी की थी कि एक कैरेक्टर की टोपी के ऊपर ना ऐसा एक सर्कल बन गया था छोटा सा कि उधर पीछे ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड दिख रहा है उसकी टोपी में। और लेकिन तुमने अगर एक बात नोटिस की होगी तो वरुण धवन के चेहरे को देख के ऐसा लगता है किसी ने उसके ना इधर एक स्माइल चिपका दी है थोबड़े पे। वो दिन भर बस स्माइल करता है, सोता है। so awkward for a film that is supposed to be so serious or very emotional. He just smiling, बस हंसे जाता है। वो सोता है तो स्माइल करता है, रोता है तो स्माइल करता है, खाना खाता है तो स्माइल करता है, गुस्सा करता है तो स्माइल करता है। वो स्माइल कब नहीं करता है। It was quite awkward. और जो गाने हैं ना, because Border 1 despite being made in the 90s, उसके गाने बहुत ही आइकॉनिक हुआ करते थे। मतलब you know when they are parting ways with their loved ones and all the, मतलब it was like pure emotion, right? Now obviously संदेशे आते हैं क्योंकि सोनू निगम जी ने गाया है, वो एक रिकॉल वैल्यू बहुत हाई है उस सॉन्ग की। बट उसके अलावा बाकी सारे जो गाने हैं आर utterly forgettable tracks. So फॉरगेटेबल मतलब ऐसे गाने हैं कि आपको जब आप सुन रहे हो तब आपको सुनने का मन नहीं करेगा। और बात करें अगर संदेशे आते हैं कि तो एक्चुअली ये लोगों ने संदेशे आते हुए नया गाना नहीं बनाया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही गाने को ऑलमोस्ट सेम वर्डिंग्स के साथ में री रिलीज कर दिया है, बस एक दो स्टैंजास एक्स्ट्रा ऐड कर दिए दिलजीत के। अब इसमें तो इन लोगों ने कोई महान काम किया नहीं। ऊपर से संदेशे आते हैं जब स्टार्ट भी होता है तो ऐसा लगता नहीं है कि उधर जरूरत है एक संदेशे आते हैं कि बस जबरदस्ती का ये लोग कहीं भी गाने स्टार्ट हो जाते हैं मूवी के। बिकॉज़ जो लव ट्रैक्स है, जो फैमिली के लिए लॉन्गिंग है, जो वो कनेक्शन ना, इट लुक्स सो फोर्स्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल द women in the movie, I don't know why were they cast, क्योंकि कोई काम तो था नहीं। हाँ नहीं, बट आई अंडरस्टैंड अगर हम बॉर्डर 1 भी देखेंगे ना तो बॉर्डर 1 के अंदर भी जो विमेन थी उनका रोल ज्यादा नहीं था, बट एटलीस्ट वो जो इमोशनल ट्रैक्स हैं सबकी पर्सनल, वो एक रेजोनेट करी थी, एक कनेक्ट था। ये कंप्लीटली यहाँ की विमेन नहीं रेजोनेट कर पा रही थी। इट वाज जस्ट नॉट देयर। और उन लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया है उन्हीं ट्रैक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, और बाद में ऐसे ही छोड़ दिया। What happened? Like obviously there are flashbacks throughout the movie, but इतना सारा time, this movie is close to 4 hours long. अभी हमने recently धुरंधर भी almost 4 hours long देखी, but that movie obviously was very different in terms of treatment and whatever, जो इसमें नहीं थी, तो it was insufferable. And the most thing, something that I found extremely appalling about the movie is the fact कि जब आप ऐसे स्टूपिड चीज़ें आप दिखाते हो ना, जब दिखाते हो कि इंडियन आर्मी इज़ मैसिवली अंडरस्टाफ्ड बट दे स्टिल वन, और पता नहीं जब मन कर रहा है बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, पिटाई धुलाई पिटाई करके मारपीट करके डायलॉग बाजी करके वापस आ रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली ट्रिविलाइजिंग द जेन्युइन सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड द मार्टर्स, and that is not okay. Agar if you want to really cash in on nationalism, then you should have made the film in a way that it actually shows the silent sacrifices and the not so silent sacrifices of the Indian army. तो ये करके आपने मतलब लोगों को हाथ में you're giving it on a platter कि आओ भाई हमारी मजाक उड़ाओ, है ना? It's such a disgusting thing to do. और एक तो सीन तुम्हें याद है कि वो लोग ने कितनी प्लानिंग की थी कि हम जाएंगे इन्फिल्ट्रेट करेंगे उनका एक बेस, सबसे पहले जाके है ना ASU एयर सपोर्ट यूनिट को उड़ाएंगे ताकि वो लोग बैकअप ना बुला सकें। ठीक है, ये लोग सब करते हैं, सब अच्छे से करते हैं। मतलब सनी देओल दावा करता है कि हम किसी को ASU के पास पहुंचने ही नहीं देंगे ताकि वो लोग बुला सके एयर सपोर्ट, हम रोक के रखेंगे। करते सब कर देते हैं, रोक के रखते हैं, उसको कॉल नहीं लगाने देते। लेकिन फिर जाके सनी देओल खुद ही फोन उठा के बोल देता है ASU को कि हाँ हमने तुम्हारा कैप्चर कर लिया, आदम है तो आ जाओ। तो ये सब करने का मतलब ही क्या हुआ यार? तुम लोग फिर तो चिल्लाते हुए आते हो, बुलाने दो उन लोग को, ASU को या BSU को, क्या फर्क पड़ गया है इस बात से? और वो लोग बैटलफील्ड में इतने कम लोग हैं, और मतलब पाकिस्तानी आर्मी इज लाइक हैज क्लियरली आउटनंबर्ड अस, और उसमें क्या होता है वो लोग मार्च करके चिल्ला पुकार करके डायलॉग बाजी करते हैं वरुण धवन की आर्मी, है ना, और उनको कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, कोई गोलियां इतनी देर, बुलेट्स फ्लाइंग ऑल अराउंड, ग्रेनेड्स फेंके, उनको नहीं कुछ नहीं हो रहा है। एक बार तो वरुण धवन के कैरेक्टर को लग भी जाता है गोली, लेकिन उसको अचानक से उसकी बीवी की याद आती है कि वो तो प्रेग्नेंट है और आप खुद जाता है ऐसे
रिवाइव हो जाता है, वो लिटरली रिवाइव हो जाता है। He comes back to life because of this vision that he has, which is stupid. And वो आके फिर उसके बाद ऐसे मारपीट करी बाद में towards the end, ना वो लिम्प कर रहा है, ना वो कोई visible signs of distress है उसके face में. It's like he was never shot. And Sunny Deol, of course, he was never shot throughout the movie. नहीं तो Border 3 कैसे बनेगी? एक पार्ट तो याद है जब वरुण धवन मार्च करता है अपनी आर्मी के साथ में और एक एमएमजी को नॉकआउट करने के लिए वो ग्रेनेड अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट फेंक देता है और खुद ही जाके उधर रेस्ट करने लग जाता है छत के ऊपर, एकदम रेस्ट कर रहा है आराम से। और नीचे उसी ने ग्रेनेड फेंका है, मतलब। और चलो मैं एक बार, पहली बात तो ग्रेनेड में इतनी ताकत होती है ना कि वो उड़ गया होता वरुण धवन, उड़ के बाहर आया होता, ठीक है। उसकी वो भी नहीं दिखाया, चलो ठीक है, तुम लोग को जब मन किया तभी ग्रेनेड की पावर बढ़ा देते हैं, जब मन करता तब ग्रेनेड की पावर कम कर देते हैं। लेकिन ये बैटलफील्ड के बीच में ऐसे रेस्ट कर रहा है और किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोग उसको, वो एक मेजर है, पहली बात तो हर किसी की नजर उसके ऊपर होनी है। अगर कोई पाकिस्तानी सोल्जर है वहां पे बैटलफील्ड में प्रेजेंट है तो उसकी नजर होगी कि मेजर क्या कर रहा है, क्योंकि मेजर ऑर्डर देगा तो वो लोग कुछ और करेंगे, वैसा वो सब भी देखा जाता है। कोई भी वॉर में आप ऐसा नहीं होता है कि अपने सोल्जर्स भेज दिए, वो लोग लड़ेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बाद में वापस बैक आ जाएंगे। वो लोग देखते हैं ना कि वो लोग क्या कोऑर्डिनेशंस कर रहे हैं, कहाँ पे कौन जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेजर जाके लेट गया आराम से। तो अगर हम इस मूवी के हिसाब से जाए, पहली बात तो बॉर्डर 1 एक ऐसी मूवी थी कि उसको जब भी देखो, चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो, उसको कभी भी देखे आंख में आंसू आ ही जाता है, क्योंकि बॉर्डर 1 को बनाया उस तरह गया था। मैं खुद कितनी बार देख के वो मूवी रोया हूँ। हाँ, सेम। और सिर्फ वो मूवी देखने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग रिसेंटली याद है सोनू निगम के कॉन्सर्ट में गए थे, उसने संदेश से आए गाया था। It was so difficult to hold that back. लेकिन अब ये मूवी के साथ वो गाना एसोसिएट हो गया है ना, हाँ, मेमोरी खराब कर दी। वो गाना तो एसोसिएट हो ही गया, ये मूवी के साथ में वो मूवी भी एसोसिएट हो गई है। अब तो बॉर्डर 1 याद करके भी ऐसा नहीं लगता है कि इमोशनल हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा है इमोशनल हो गया, क्योंकि ये मूवी के अंदर इमोशनल क्वोशंट था ही नहीं कुछ भी। एंड लास्ट में देयर इज अ सीन, आई मीन ऑब्वियसली पता नहीं 4 घंटे तक अगर देखने गए भी 4 घंटे तक कितने लोग ही बैठेंगे। सो देयर इज अ लास्ट सीन जहाँ पे क्या होता है ना कि सनी देओल और मोना सिंह का जो कैरेक्टर है, शी इज वन ऑफ दोज फीमेल कैरेक्टर्स इन द मूवी जिनका थोड़ा डेप्थ है, 5% बोल सकते हो आप, है ना। सो टुवर्ड्स द एंड आफ्टर द वॉर इज डन, उनकी डायलॉग बाजी सारी सब कुछ हो गई है, चिल्ला फुकार सब कुछ, चेस्ट थम्पिंग सब हो गया है। सो वो लोग जाते हैं गुरुद्वारा, ठीक है, टू ऑब्वियसली प्रे फॉर हिज सन जो शहीद हो गए थे कुछ साल पहले। तो वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पे जहाँ पे आग जल रही होते हैं, वो वहाँ पे किनको देखते हैं, पुराने बॉर्डर के सारे कैरेक्टर्स को। लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, अगर टाइमलाइन सेम है ना, और 2 पैरेलल वॉर्स चल रहे हैं, आप उनको यहाँ क्यों देख रहे हो? सो इट इज अटर स्टूपिडिटी, लिटरली व्हाई वुड एनीवन इन टुडेज वर्ल्ड टेक अ क्लासिक एंड डू सच अ हॉरिबल जॉब in retelling that story? सबसे पहली बात तो इस मूवी के अंदर जिस तरह दिखाया गया है कि इंडिया के सोल्जर्स जिस तरह वॉर में जा रहे हैं, चाहे वो नेवी हो या चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो या कोई भी दूसरी मिलिट्री फोर्स हो, हम लोग ने जिस तरह इस वॉर में एंटर किया है और जिस तरह से हम आउट नंबर्ड थे और फिर भी जीते हैं। मेरे को तो लगता है कि अगर सच में ऐसा हुआ था इंडिया में, ये जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 की, अगर उसको सच में इस तरह से प्ले आउट किया गया था तो शायद इंडिया एक फ्लूक से जीती है, क्योंकि इस मूवी के हिसाब से तो इंडिया गारंटी एक फ्लूक से ही जीती है। क्योंकि हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की, अगर प्लान बना भी रहे हैं हायर अप्स वाले तो वरुण धवन बोलता है कि नहीं मेरे को चाहिए ऐसा हो, तो वो लोग हाँ ठीक है वरुण धवन जाएगा। अभी एयरफोर्स के हायर अप्स प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अटैक कैसे करेंगे, काउंटर अटैक कैसे करेंगे पाकिस्तान के अटैक को, दिलजीत बोलते नहीं मैं अकेला लड़ूंगा। वो वहां एक तो वॉर मतलब क्या है, ये एक शिप, इंडिया की सिर्फ एक शिप गई है और पाकिस्तान की सिर्फ एक सबमरीन आई है, दैट इज ऑल दैट मरीन बैटल इन दिस मूवी। एयर बैटल के नाम पे पाकिस्तान के 6 प्लेन्स आए और इंडिया का 1 प्लेन गया, एक वीर जवान। मतलब दैट इज ऑल दैट इज एयर बैटल। और आर्मी, चलो आर्मी बैटल के लिए मैं एक बार के लिए बोलूंगा कि इन लोगों ने टैंक्स वैंक्स सब यूज किए, भले ही सीजी है लेकिन कुछ तो किया। लेकिन ये किस तरह की वॉर है कि बस 6 प्लेन आ गए और एक शिप आ गई, एक सबमरीन आ गई, इतनी बड़ी वॉर कहाँ होती है भाई? क्या ही बोलेंगे इस मूवी के बारे में ऐसा कि ये मूवी में अच्छा क्या था? इनसफरेबल था, कुछ भी अच्छा नहीं था एक्चुअली। कुछ तो होगा ना, हम लोग शायद देख नहीं रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए इस मूवी के अंदर। बेस्ट पार्ट था जब वो लास्ट मूवी में चलो गुरुद्वारा चलते हैं, क्योंकि तब राहत मिलती है, मूवी फाइनली खत्म है। ये पागलपन इज फाइनली ओवर। सो दैट इज गुड। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अनुराग सिंह, इसने क्या किया है पास्ट में नहीं पता ना, छोड़ो।
जाने दो इसको, ये लोग भी जाने देने वाले हैं थोड़े टाइम में। कुछ भी करके फिल्म तो शायद पैसे कमा लेगी, अगर नहीं भी कमाई तो ऑब्वियसली विल कीप गेटिंग दोस फेक रिपोर्ट्स, और हम अगर कोई भी अगर आपके कॉल आउट करेगा फिल्म को विल बी कॉल्ड एंटी नेशनल। सो हाँ, अभी मतलब ये तो अभी वे भी चल रही है, और कुछ दिनों पहले तो जेपी दत्ता की जो बेटी है, क्या नाम है उसका, कौन सी दत्ता, निधि दत्ता, हाँ, उसने बोला भी था कि क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स आर एंटी नेशनल्स। अभी ये बस वही होने वाला है कि अभी देखना थोड़े टाइम में वीडियोस आने लग जाएंगी, जेपी दत्ता या निधि दत्ता या शायद अनुराग सिंह खुद भी आ जाएगा, सबको एंटी नेशनल्स बोलने लगेंगे लोग। इन लोग को और करना ही क्या है। डोंट वॉच बॉर्डर 2 अगर आप नहीं चाहते कि बॉर्डर 1 की जो मेमोरीज है, जो अच्छी प्लेजेंट मेमोरीज है, जो मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस है, इंक्लूडिंग सुनील शेट्टी, इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि ही वाज गोइंग अराउंड हर आई थिंक इवेंट्स पे जा रहे थे, ऑब्वियसली ही वाज इन टीयर्स, very emotional, and obviously he was trying to push his son and his career further as any father would, और इतना गंदा आउटकम था। तो बेसिकली इफ़ यू डोंट वांट कि बॉर्डर 1 का जो अच्छे मेमोरीज है, जो एक सेंस ऑफ प्राइड और नेशनलिज्म जो हमें पंप इन करता है, अगर वो खराब ना हो आपके लिए, डोंट वॉच बॉर्डर 2, इट्स इनसफरेबल। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि आहान शेट्टी की जो प्रेजेंस है वो मूवी में सॉरी, वो बिल्कुल भी इनटॉलरेबल नहीं है। अनलाइक मेनी अदर नेपो बेबीज, इनकी प्रेजेंस ज़्यादा इनटॉलरेबल नहीं है, जस्ट थोड़े बहुत पॉलिशिंग की ज़रूरत है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था मुझे देख के कि मुझे इरिटेशन हो रही है। वरना कुछ ऐसे हैं जिनको देख के ही मैं उनका नाम सुनते ही इरिटेट हो जाता हूँ, पर फिर भी उनकी मूवीज़ देखनी पड़ती है क्योंकि रिव्यूज़ करने पड़ते हैं। So this was our review from Tosh Reviews channel। बोलो कुछ भाई, मुझे नहीं पता। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू बॉर्डर 2 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चेंजेस देखने हैं। बाय।